नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कॉमर्स ब्लॉग में। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आगे अपना 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मैक्रो एंड माइक्रो कंपोनेंट्स एंड दियर इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग डिसीजंस। तो इसमें जो टेबल कंटेंट्स हैं या जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन होगा बेसिकली पहले एनवायरनमेंट के बारे में, मार्केटिंग एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर माइक्रो एनवायरनमेंट क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, जैसे कि माइक्रो एनवायरनमेंट में आता है कंपनी, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, पब्लिक। और मैक्रो में डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, सोशियो कल्चरल। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाएगा एक बार पढ़ाने में, और लोगों का जब बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो इंटरेस्ट भी थोड़ा कम होने लगता है। तो इसलिए आज जो हम जितना कंटेंट कवर करेंगे वो है लर्निंग से लेके माइक्रो एनवायरनमेंट का, और फिर मैक्रो एनवायरनमेंट वाला जो पूरा सिस्टम जो पूरा है पार्ट, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम देखते हैं, देखिए इंट्रोडक्शन का यहाँ से मैं ना पढ़ा के, जो यहाँ पे है इसको आप अपनी रीडिंग के लिए आप देख लीजिएगा, और जो यहाँ पे हैं इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से अपनी तरफ से मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे एक बार में ही सारा जो है कंटेंट जो है आपको क्लियर हो जाए। इन्वायरमेंट अगर हम बेसिक देखें कि इन्वायरमेंट क्या है, तो वातावरण जिसका हिंदी में मतलब होता है, और इन्वायरमेंट हम एक सराउंडिंग को कहते हैं। सराउंडिंग किसकी जनरल अपने टर्म में जब हम बोलते हैं, यानी ह्यूमंस के टर्म में बोलते हैं इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट का हम कई बार नेचुरल इन्वायरमेंट से या अपने आसपास की सराउंडिंग से लेते हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ कैसा माहौल है। जैसे कि अगर हम कहें घर का इन्वायरमेंट कैसा है, तो घर का इन्वायरमेंट का जब हम बात करते हैं तो हो गया अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ मेरे घर का इन्वायरमेंट अच्छा है, पेरेंट्स जो है काफ़ी अच्छे हैं, छूट देते हैं, बहुत रोक टोक नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, कुछ लोगों को अपने घर का इन्वायरमेंट नहीं पसंद आएगा। अगर कहा जाए ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है, तो आप उसको कहोगे कि हाँ घर में भी माहौल ठीक ठाक रहता है, बाहर भी ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, मोहल्ले में अगल बगल सब कुछ अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें हम जनरल एक इन्वायरमेंट की जब बात होती है तो इस तरह से हम एक डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा यहीं पे हम कुछ बेस बनाते हैं जिससे आगे चीज़ों को समझने में और आसानी होगी। तो जब इन्वायरमेंट का, जैसे कि हमने बात किया कि घर के अंदर का इन्वायरमेंट हो गया, तो घर के अंदर के इन्वायरमेंट को हम लोग कई बार देखते हैं कि ईज़ी होता है थोड़ा बाहर के कंपेयर में। अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि घर में आप हैं, घर के अंदर हैं, और घर के अंदर आपके पेरेंट्स हैं, आप पढ़ रहे हैं और वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो आप उनसे सीधे से जाके बोल सकते हो कि थोड़ा धीमे बात कीजिए, या मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, या आप दूसरे कमरे में जाइए। तो रिलेटिवली आप उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। कई बार 100% हो जाएगी, कई बार 70% होगी, कई बार उससे कम। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी। मान लीजिए अब आपका घर ही छोटा है, तो अगर आपके पेरेंट्स किसी भी कोने में जाके बात करते हैं तो भी थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी। बहुत बड़ा घर है, किसी और रूम में चले गए तो एकदम आवाज़ बंद हो जाएगी। तो इसीलिए जब हम इंटरनल इन्वायरमेंट यानी घर के अंदर के इन्वायरमेंट को जब हमने मैनेज किया, तो हो सकता है प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई, या हो सकता है कि पार्शली सॉल्व हो गई। इसी तरह आप अगर घर में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं या अलग एग्ज़ाम्स हैं, मोहल्ले में किसी के यहाँ जो है रामायण बैठ गई, किसी के यहाँ भंडारा हो रहा है, किसी के यहाँ शादी पड़ गई, गाना बज रहा है, अब आप क्या करोगे? उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हो। या तो आप अपने आप को एडजस्ट करोगे इसके हिसाब से, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते। अब किसी के यहाँ शादी है, वो लीगली परमिशन लेके आया है और अपने बाकी फंक्शंस को कर रहा है, शोर शराबा हो रहा है, गाने की आवाज़ आ रही है, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप कोशिश करोगे कि अपने आप को उस हिसाब से डाल लें, और आप घर के किसी दूसरे कोने में जाके पढ़ने की कोशिश करोगे जहाँ पे आवाज़ ना आए, या और तरीके से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। अब ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था, इसको हम देखिए हम ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाए, उसको हम बदल ही नहीं पाए, हम अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिए। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या था कि हम दोनों तरह से चीज़ें चल सकती हैं, या तो खुद को ढाल सकते हैं, या उस जो चीज़ है, जो दिक्कत है, हम उसको बदल सकते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। अब इसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, बिज़नेस इन्वायरमेंट, तो बिज़नेस भी कोई अलग नहीं है। जैसे कि हम देखेंगे पर्सन भी बोलते हैं कंपनी को, जब हम कंपनी एक्ट पढ़े होंगे या 12th में अकाउंट्स पढ़े होंगे कंपनी का,
तो हमने देखा था कि कंपनी भी एक पर्सन होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे तो वो भी एक इन्वायरमेंट में ही रहता है और वो भी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा हो बड़ा हो, इंडिया में हो, आपकी गली मोहल्ले में हो, या इंटरनेशनल हो, या सैन फ्रांसिस्को में हो, कहीं पे भी हो, वो एक इन्वायरमेंट के अंदर ही वो वर्क करता है और इन्वायरमेंट से अछूता नहीं है, वो भी इन्वायरमेंट उसको भी इफेक्ट करेगा। तो इसी जिस तरह से आपकी ज़िंदगी है उसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी जो है उसमें भी एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक्सटर्नल होता है। या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, एक माइक्रो इन्वायरमेंट होता है या मैक्रो इन्वायरमेंट होता है। दोनों को माइक्रो की जगह इंटरनल, मैक्रो की जगह एक्सटर्नल भी यूज़ किया जाता है। अगर आप बहुत डीपली जाए तो शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन जनरल टर्म में हम लोग दोनों को इसी तरह से यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे ये चार्ट देख रहे होंगे, एक माइक्रो इन्वायरमेंट का दिख रहा है और एक मैक्रो इन्वायरमेंट का दिख रहा है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट को इसी के बीच में पूरा जो है अपना सामंजस्य जिसको बोल सकते हैं, बैलेंस बोल सकते हैं, उसको बनाना होता है, इनको हैंडल करना होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट में आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें आ रही है कंपनी खुद, सप्लायर्स आ रहे हैं, इंटरमीडियरीज आ रही है, कस्टमर्स आ रहे हैं, पब्लिक्स आ रही हैं और कंपटीटर्स आ रहे हैं। अब आप कहीं ना कहीं देखोगे तो ये जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, माइक्रो इन्वायरमेंट में आप देखोगे ये ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं और किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से सीधा इनका संबंध है। जैसे कि जो सप्लायर है, सप्लायर का सीधा संबंध होता है कंपनी से और डायरेक्ट उनसे ट्रेड कर रही है। इसी तरह से कस्टमर्स हैं, पब्लिक है, कंपटीटर्स है और इंटरमीडियरीज हैं जिससे सीधे जो है बिजनेस का डेली बेसिस पे इंटरेक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये उसको इंटरनली या माइक्रो लेवल पे इफेक्ट करते हैं। अब अगर मैक्रो इन्वायरमेंट का देखें तो मैक्रो इन्वायरमेंट में आप देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजिकल है, नेचुरल है, डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है, पॉलिटिकल, लीगल, इस तरह से अलग अलग दिए हैं। ये इसके मैक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं। मैक्रो का इन्वायरमेंट का एक और फ़ायदा ये है, फ़ायदा कहीं है जो इसके नेचर है कि ये किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। जैसे कि अगर मैंने अभी एग्जांपल लिया था, मोहल्ले में कहीं शादी पड़ी है, तो शादी अगर पड़ी तो सिर्फ आपके घर में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, आपके दोस्त का घर जस्ट बगल में है, उसका भी एग्ज़ाम है, उसको भी डिस्टर्ब होगा। तो इसी तरह से अगर जो ये सारे जो इन्वायरमेंट हैं ये मैक्रो हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जो रिलेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और हैं उनको भी इफ़ेक्ट करता है। तो अगर मान लीजिए आप टूथपेस्ट बना रहे हैं और इनमें से कोई आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, तो जो आपके बगल कंपनी होगी, जो आपके साथ और कंपनी होंगी जो और टूथपेस्ट बना रही हैं, तो उनको भी ये उसी तरह से इफ़ेक्ट करेगा। तो मोटे मोटे तौर पे आप सब लोग जान गए होंगे कि माइक्रो और मैक्रो क्या है। अभी डिटेल में और इसको पढ़ेंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा। अब देखिए, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी इन्वायरमेंट है वो इफ़ेक्ट डाल रहा है बिज़नेस को, कहीं ना कहीं से इफ़ेक्ट कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी चीज़ें हमको इफ़ेक्ट कर रही हैं, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव डाल रही हैं, हमको किसी तरह से जो है प्रभावित कर सकती हैं, तो उनके बारे में बहुत ज़रूरी होता है कि जानकारी रखना। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या है कि ये जो इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो या मैक्रो इन्वायरमेंट है, इनको स्कैन करना। स्कैन करने का मतलब होगा इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं सबके बारे में देखते रहना कि कैसे जो है ये काम कर रहे हैं, क्या इनका इम्पैक्ट हो सकता है हमारे ऊपर, हमको किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, हमारा बिजनेस किस तरह से फ़ायदे में जा सकता है, किस तरह से नुकसान में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनको स्कैन करते रहना, देखते रहना, जानकारी इकट्ठा करना। कई बार ये जो है कंपनीज को डायरेक्ट जो है रिसर्च के थ्रू, प्राइमरी, जिसको प्राइमरी सोर्स भी बोलते हैं, या किसी भी प्राइमरी सोर्स के थ्रू अपना जानकारी इकट्ठा करती हैं और ऑब्जर्वेशन उस पर अपना करती रहती हैं। कई बार होता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं, कोई न्यूज़ एजेंसी होती हैं, कोई इस तरह का एजेंसीज़ होती हैं जो कोई डाटा पब्लिश करती हैं और उसके बेसिस पे हम जो है जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, तो वो हमारा आता है सेकेंडरी में। अब इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो होता है वो हमारा एक अच्छा तरीका है जिससे हम जानकारी इकट्ठा करके और अपने बिजनेस को उस हिसाब से ढाल सकते हैं। अब देखिए, मैक्रो की हम बात करते हैं, सॉरी माइक्रो की बात करते हैं हम। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट, तो इसके बारे में देखिए दिया है, दोज एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट दैट impinge and
individual business organization or a particular industry but do not affect all business in all industries। मतलब कहने का कि ऐसे इन्वायरमेंट जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही जो है किसी न किसी तरह से इफेक्ट करें, सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं। मतलब अगर सिंपल टर्म में कहें तो हो सकता है कि टूथपेस्ट बनाने वाली सिर्फ पतंजलि को इफेक्ट करें, या बहुत होगा तो जितनी टूथपेस्ट बना रही हैं पेप्सोडेंट, कोलगेट और पतंजलि, इन सबको इफेक्ट करे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जूता बनाने वाली कंपनी को भी इफेक्ट कर दी और मशीनरी बनाने वाली कंपनी को भी इफेक्ट कर दी, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, या अगर बहुत ज़्यादा हुए तो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही इफेक्ट करती हैं। तो ऐसे जो इन्वायरमेंट होते हैं उनको हम माइक्रो कहते हैं, क्योंकि हमको ये जो पूरा इन्वायरमेंट पढ़ना है ना उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ना है। तो उसको अगर आप कंसीडर करेंगे तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडस्ट्री बहुत छोटी होती है, तो माइक्रो लेवल पे वो चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में जो इफेक्ट करती हैं। तो एक हो गया कंपनी खुद, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, पब्लिक्स। कंपनी खुद, द कंपनी कैसे होगी कि जितने भी कंपनी में डिपार्टमेंट होते हैं, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे फाइनेंस हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे एचआर डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं की भी यूनिट हो, वो किसी ना किसी तरह से पॉजिटिवली या नेगेटिवली पूरे कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको बहुत अच्छे से मैनेज करना। और ये कैसे आप इसको कह सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, एक हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हम कुछ बात कर सकते हैं जो कैसे जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती हैं। मान लीजिए फिनेंस डिपार्टमेंट ने अच्छा बजट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नहीं एलोकेट किया, तब वो लिमिटेड सोर्स के साथ ही एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मान लीजिए फिनेंस के बाद सारे डिपार्टमेंट ने अपने तरफ से 100% दिया, लेकिन सिर्फ फिनेंस डिपार्टमेंट की वजह से, चूँकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा कम था तो ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाई, लिमिटेड पैसे से रिसर्च की, तो प्रोडक्ट उतना अच्छा कंपनी नहीं दे पाई। तो ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अगर मान लीजिए और डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अच्छा काम कर दिया है, प्रोडक्ट भी अच्छा बन गया, फिनेंस ने मान लीजिए अच्छा पैसा दे दिया था, लेकिन जो प्रमोशन था, प्रमोशन वाला डिपार्टमेंट जो था, एडवर्टीजमेंट उसने अच्छे से नहीं किया, सेलिंग वगैरह पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अच्छा प्रोडक्ट होने के बाद भी कस्टमर को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, जिससे पूरा जो है सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर का वो ख़राब हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें कहीं ना कहीं से जो प्लेस के अंदर आता है उसमें कोई गलती हो गई, उस जगह पे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि जो सप्लाई है कहीं ना कहीं वो अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाएगी प्रोडक्ट की। और इंटरनल में देखते हैं, अगर मान लीजिए HR डिपार्टमेंट ने उसने अच्छे लोगों को हायर नहीं किया, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे एम्प्लॉय नहीं है, और जब एम्प्लॉय अच्छे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं होगा, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को वो भी कम करेगा। तो इस तरह से कई सारे डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जो काम करते हैं, आपस में मिल के काम करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करें। अगर नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। इसको हम अगर एक और सबसे अच्छे एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करें, तो जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, शरीर होती है हमारी, शरीर में क्या है कि हमारी शरीर तभी स्वस्थ होगी, तभी हम खुश रहेंगे जब हमारे सारे बॉडी के पार्ट हैं वो अच्छे से काम करेंगे, जितने भी आपस में रिलेटेड हैं। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और बाकी सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तब तो ठीक है। अगर एक भी आपका सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आपका पूरा जो है जो बॉडी है वो उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वही उसी तरह से सेम चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब सही से काम करें। फिर बात आती है सप्लायर्स की। तो सप्लायर आपके होते हैं जो आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, यूटिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है प्रोड्यूस करने के लिए और डिलीवर करने के लिए प्रोडक्ट। अगर ये इसमें से कहीं कोई दिक्कत आती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से इन लोगों से व्यवहार नहीं बना रहा है, एडवांटेज के साथ काम नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में या ओवरऑल सेटिस्फेक्शन में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी।
अगर आपका सप्लायर से अच्छा व्यवहार है, आप अच्छे सप्लाई ले पा रहे हो, आप कम रेट पे सप्लाईज ले पा रहे हो, आप कम्पिटिटिव एडवांटेज उठा पा रहे हो, आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, लेबर को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, तो जो इनपुट है बेसिकली आपका, उसको अगर आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो तो आप प्रोडक्ट को अच्छे से बना पाओगे। हो सकता है आप कॉस्ट को अपनी रिड्यूस कर लो, हो सकता है आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर लो। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अगर आप मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से, तो आपका जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो अच्छा होगा और जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा। और ये इंटरनली इसलिए इसको हम कंसिडर करते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सप्लायर से डील करता है। हम कोई पर्टिकुलर हर ऑर्गेनाइजेशन, सारे जितने हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको जो है सप्लाईज की ज़रूरत होती है और इंडिविजुअली सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है सप्लायर से डायरेक्ट डील करते हैं, तो इसलिए माइक्रो में आता है। फिर हमारा मार्केटिंग इंटरमीडियरीज होता है, जिसमें होता है पीपल एंड बिजनेस लाइक। इंटरमीडियरीज होता है जो मध्यस्थता का काम करते हैं, तो जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ये सारी हैं, और जो आपको फंड्स प्रोवाइड कराते हैं, या आपके कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक्स वगैरह, ये आपकी फंडिंग के ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं इंटरमीडियरीज में। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम सबको कुछ इसमें से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बैंक है, मान लीजिए बैंक है, अगर बिजनेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम लेते हैं, अगर आप मान लीजिए कि आपको एक लोन की ज़रूरत है अपने प्लांट को एक्सपेंड करने की, और एक्सपेंड करेंगे तो ही आप नई जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से प्रोड्यूस करके मार्केट में बने रह सकते हैं। अगर बैंक आपको लोन देने से मना कर दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन लोन देने से मना कर दे रहे हैं, तो कंपनी को एक्सपेंड करने में दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, इन सब से भी अच्छा जो है एक व्यवहार बहुत ज़रूरी है। इनको अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइमली प्रोडक्ट आपके जो है अच्छे से दे पाएँ एंड कस्टमर को। वो होलसेलर और रिटेलर का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं वो सेफली प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर करें होलसेलर के पास तक या रिटेलर के पास तक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जो इंटरमीडियरीज होती हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, सेल करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, इन सब में। फिर कस्टमर आता है आपका, तो कस्टमर जान ही रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करने जा रहा है, और ये कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, हाउस होल्ड्स हो सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो परचेज करता है प्रोडक्ट आपका। और ये प्रोडक्ट किसी भी चीज़ की मतलब फाइनल कंजप्शन के लिए हो सकते हैं, या रीसेल के लिए हो सकते हैं, या किसी और ऑब्जेक्टिव से हो सकते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी पर प्रोडक्ट को परचेज कर रही है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो इस तरह से कस्टमर की अलग अलग नीड्स हो सकती हैं, अलग अलग पर्पज से आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। और हाउएवर ऑल द कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट सेम। जितने भी जो है कस्टमर है वो ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं हो सकते, वही जो बात हमने अभी कही है। द मार्केटर्स नीड टू स्टडी 5 कैटेगरीज ऑफ कस्टमर मार्केट्स। जो 5 कैटेगरी हैं इसके बारे में मार्केटर्स को जो है पढ़ने या स्टडी करने की जो है ज़रूरत होती है। तो कंज्यूमर मार्केट हो गए। कंज्यूमर मार्केट में जैसे कि हमने बताया कि जो भी कस्टमर हैं वो अपने पर्सनल जो है यूज़ के लिए किसी प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं। बिज़नेस मार्केट्स हो गए। बिज़नेस मार्केट का हो गया कि कोई बिज़नेस जो है किसी प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है, उसको फर्दर यूज़ करके उसको सेल करेगा, और रीसेल का आप कह सकते हैं, उसको अपने प्रोडक्ट को की वैल्यू इंक्रीज़ करने में उसका इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्ट का, वो बिज़नेस मार्केट हो गया। उसको B2B भी बोलते हैं, जिसको बिज़नेस टू बिज़नेस कहा जाता है। रीसेलर होता है कि वो सिर्फ सीधे आपके गुड्स को परचेज किए और उसको प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए फिर से बेच दिए। बिजनेस मार्केट्स में क्या है कि बिजनेस B2B में है कि वो उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, या अपने इंटरनल बिजनेस में कहीं ना कहीं उसका यूज़ करते हैं। जबकि रीसेलर है, रीसेलर के केस में वो एक ऑर्गेनाइजेशन से सीधे जो प्रोडक्ट बना उसको खरीद के उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्ट बेच देते हैं। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। फिर गवर्नमेंट मार्केट्स, तो इसमें हमने बताया गवर्नमेंट एजेंसीज जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करती हैं, और वो पब्लिक सर्विस को बेसिकली पब्लिक सर्विस के लिए जो है किसी चीज़ को परचेज करती हैं।
जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट है अभी वैक्सीन खरीद रही है तो पब्लिक सर्विस के लिए खरीद रही है, तो इस तरह की चीज़ें। इंटरनेशनल मार्केट्स का मतलब कि ऐसी जगह पे किसी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को भेजे जो उस जहाँ पे वो सिचुएटेड है उस कंट्री से अलग कहीं और कंट्री में अगर अपने प्रोडक्ट को बेचती है, चाहे किसी को भी भेजे, कंज्यूमर को, बिजनेस को, रिसेलर को या गवर्नमेंट को, ये चीज़ कंसीडर होती है। तो इनका भी जो है मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये डायरेक्टली जो है बिजनेस को सीधे से तौर पे माइक्रो लेवल पे इम्पैक्ट करती हैं, डालती हैं। फिर कंपटीटर की बात आती है। कंपटीटर आपका जो है, कंपटीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसी तरह के प्रोडक्ट और भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखें कि दूसरा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से प्रोडक्ट बना रहा है और क्या प्राइसिंग है, क्योंकि अगर आप कंपटीटर के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में अगर एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक दिक्कत हो सकती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने में, क्योंकि अगर कंपटीटर आपके प्रोडक्ट से कम वैल्यू में, कम प्राइस में ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली जो है लोग उसको कंसीडर करेंगे। क्वालिटी में कोई डिफरेंस है तो वो चीज़ जो है वो कंज्यूमर जो है उस अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो हमेशा आगे रहना चाहता है तो कंपटीटर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करे। तो जो ये कंपटीटर हैं ये भी माइक्रो लेवल पे आपको डायरेक्टली जो है ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है? सीधी सी बात है, कंपटीटर से अच्छे प्रोडक्ट के थ्रू इसको जो है टैकल किया जा सकता है। फिर आती है पब्लिक। पब्लिक में जो है, पब्लिक refers to a group of individuals who have an actual or potential interest in or impact or an organization ability to achieve its objective। किसी भी तरह से एक्चुअल या पोटेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है कुछ इंडिविजुअल का या ग्रुप्स का, तो ऐसे लोग जो है पब्लिक में कंसीडर किए जाते हैं। जैसे अब मीडिया पब्लिक हो गई। मीडिया पब्लिक में जैसे न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स, मैगजीन, इन सबको कवर किया जा सकता है। तो इनका आपके फेवर में होना, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। अगर ये आपके फेवर में नहीं है तो आपकी इमेज को कहीं ना कहीं ये जो है प्रभावित कर सकते हैं, गलत इम्पैक्ट डाल सकते हैं, एक निगेटिविटी जा सकती है सोसाइटी में। जैसे कि आप, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो अगर मीडिया एक रिपोर्ट पब्लिश कर देती है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो उसकी एक बेकार इमेज जाती है। अभी बहुत रिसेंट एग्जांपल लेते हैं। ट्विटर पे एक ट्वीट आया कि बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली। तो उसको जो है उसकी माइनिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, कोल एनर्जी, जो कि सबसे ज़्यादा जो है पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो इस तरह की एक ट्वीट के बाद जो है क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो गई। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट डालती हैं। फिर लोकल पब्लिक हो गई। लोकल पब्लिक का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सिचुएटेड है उसके अगल बगल की जो पब्लिक है। तो बिजनेस की वजह से लोगों को आसपास की किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, फ़ायदा हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपका बिजनेस नॉइस क्रिएट कर रहा है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लोकल पब्लिक को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और एक निगेटिव इमेज बनेगी और एक निगेटिविटी जाएगी और जो पब्लिक है वहाँ की, वो आपके प्रोडक्ट को लेने से बचेगी, अवॉइड करेगी। हो सकता है वो आपके खिलाफ जो है जाए, कुछ इस तरह की चीज़ों को अपनाएं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोकल पब्लिक भी आपसे खुश रहे। तो कभी भी हम, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इस तरह से काम करना चाहिए कि लोकल पब्लिक को दिक्कत ना हो और नॉइज़ को और ये पोल्यूशन है इन सब चीज़ों का ध्यान रखे और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान दे। सिटीजन एक्शन पब्लिक, तो कई बार जो है कुछ ऐसी पब्लिक होती हैं, एक्शन लेती हैं। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट होती है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेशन से रिलेटेड काम करती हैं। तो इनमें यही सारी एजेंसीज आती हैं, जैसे कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया आपका। यहाँ पे गलत लिखा है, एक्सरसाइज नहीं होगा, एक्साइज होगा। कस्टम एंड एक्सरसाइज हो गया और आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं और जो बाकी इंडिविजुअल होते हैं या ग्रुप्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करते हैं, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को।
ये आते हैं इंटरनल पब्लिक हो गई। इंटरनल पब्लिक हो गई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं। और इसमें हम ये कहते हैं कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो अगर अच्छा रहेगा, अच्छे से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बिज़नेस के लिए फ़ायदा है, अच्छी सैलरी दे रहे हैं तो वो सेटिस्फाई होंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा फैसिलिटी, अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो माहौल अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो रिज़ल्ट निगेटिव होगा। लेबर यूनियन से अच्छे से आपकी जो है होनी चाहिए, आप उनको अच्छे से मैनेज करें। फिर फिनेंशियल पब्लिक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट हाउस, स्टॉक होल्डर, इन सब के बारे में हम ऊपर बात कर ही चुके हैं। फिर से इनको जो है इनके बारे में बार बार बात करके कोई फ़ायदा नहीं, आप इनको एक बार ब्रीफ रीडिंग इनकी ले लीजिएगा। सेम इसी तरह से है गवर्नमेंट पब्लिक और जनरल पब्लिक। और अब हम जो है यहाँ पे माइक्रो जो इन्वायरमेंट है ये ख़त्म होता है। जो मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने के मतलब उसके बारे में कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बेसिकली बहुत लंबा हो जाता है तो लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और मैं प्लीज़ फिर सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जो है आप लोग ये पूरे वीडियो पूरी देखिए, कंपेयर कीजिए बाकी टीचर्स से। क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मेरा जो पूरा फोकस है वो है क्वालिटी कंटेंट अच्छे से देने का। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह बहुत तगड़ी एडिटिंग करके, थंबनेल लेके, प्रचार करके, यूट्यूब में पैसा लगा के, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू नहीं कर रहा हूँ। ये सिंपली बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।